देखो कल हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में यहाँ तक हमने कर चुके थे। अभी हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम पूरा कल वाली क्लास को एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यही पढ़ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटी का एक हिस्सा माना जाता है, छोटा हिस्सा है, जिसमें ये बताया गया कि देश कैसे काम करेगा, यही है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेंगे, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, ये है। ठीक है, पॉलिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें अभी तक हमने देखा, बिल्कुल आप तो एकदम बिल्कुल क्या है, अभी दिल्ली में शुरू हुआ है, क्या है, ग्रेप 4 ग्रेजुअल एक्शन प्लान करके हैं। उसमें यह है कि दिल्ली में अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आपको मास्क लगाना चाहिए। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पास से आते हैं और यहाँ बैठकर क्लास करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है, क्या हो रहा है, पॉलिटी ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये पढ़ा था कि सरकारें कैसे काम करती हैं। इसमें है कि गवर्नमेंट है, इसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से बताना? ये पढ़ा था हमने कि गवर्नमेंट होती है, ये सरकार होती है, काम करती है, बस यही पढ़ा था। क्या काम करती है इतना ही पढ़ा था, इतना क्लियर था। इसको 1 बाय 1 हमने डिटेल में देखा था। लेजिस्लेटिव क्या होती है, एग्जीक्यूटिव ये क्या होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि देश की जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, कोई राजा वगैरह नहीं है यहाँ पर, न तो कोई किंग है न क्वीन है। इंडिया की गवर्नमेंट कैसे चलती है, इंडिया की गवर्नमेंट चलती है, एक कुछ चीज़ें लिखी गई है, नियम कायदे लिखे गए हैं, उनसे चलती है। वो नियम कायदे जिस किताब में लिखे गए उसका नाम हमने रख दिया संविधान। हो सकता है उसका नाम हम कुछ और लिख देते, कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय हो सकता है हम उसका नाम मान लो बाइबल रख देते, तो हम यहाँ क्या पढ़ते, बाइबल ऑफ इंडिया। अगर उसका नाम हम कुरान रखते तो कुरान ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका जो नाम रखा गया है उसी नाम से हम पढ़ते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ नियम कायदे हैं, लॉ हैं। इन लॉ को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, यानी अनुच्छेद हैं। बेसिक बातें लिखी गई हैं इसमें, सामान्य रूप से हर एक लाइन को एक आर्टिकल बोल देते, अनुच्छेद, यानी उसको, ताकि हम एक डिफाइन हो जाए कि भाई ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ठीक है, वहीं पर अगर बातें लिखी जाती, इसी से ना कई सारे, जितने भी आपके पूरा देश में जितनी भी स्कीमें चलती हैं, जितने भी नियम कायदे बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, वो सारे के सारे इसको देखकर बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, नाम सुना है? इनका नाम चेंज कर दिया गया है अभी, भारतीय, इनका समान संहिता, इनका अलग चेंज नाम कर दिया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। न्याय संहिता बना दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, ऐसे कर दिया। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। पुलिस क्या होती है, जब आप अगर मान लो पुलिस वाले प्रशासन में जाते हैं, डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, यानी कि आप पुलिस वाली सर्विस में जाते हैं, तो आपको ये पढ़ाए जाते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कि देश के जो इंडियन पिनल कोड, यानी कानून क्या बोलता है, अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको क्या सजा होगी। तो इनमें क्या बोलते हैं, इनमें धाराएं बोलते हैं, धाराएं। तो ये लॉ हैं, ऐसे लॉ जितने भी बनते हैं सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। पूरे देश की जितनी भी डिबेट है ना, सारे के सारे जितनी भी डिबेट है जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रुक जाती है। क्योंकि हमने जब देश बना, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में,
तो हमने सामान्य रूप से कुछ नियम कायदे कुछ बातें तय की, उन बातों को हमने आर्टिकल बोला और उस किताब को हम संविधान बोलते हैं। ये बोलते हैं आने वाले फ्यूचर में हमारा देश इन बातों के आधार पर चलेगा। क्लियर है? इतना हमने पिछली क्लास में किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ये देखा था 1947 में, तो हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ना, तो जो पहली बात हम ये देखते हैं कि हम राजा महाराजाओं का नहीं देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना बताइए आप, कुछ तो बताइए, कुछ आइडिया लगा के देखिए क्या बना, किस लिए बना, कैसे बना होगा। और अभी हम जो बात करेंगे इस क्लास में और आने वाली क्लासों में हम बात करेंगे दो टाइम की। ये रहता है आपका ब्रिटिश रूल। ये है ब्रिटिश रूल की बात करेंगे। एक तो है कंपनी, ये आगे लिख लेना, अभी मत लिखना। कंपनी रूल। दूसरा है क्राउन, ये हम बात करेंगे। ये है ना यहाँ पर। तो जब कंपनी रूल, देखिए हम सिर्फ ब्रिटिश, यानी कि जब अंग्रेज आए, अंग्रेज इंडिया में क्यों आए थे, हम चाहे तो बहुत ज़्यादा पुरानी बातें उठा सकते हैं, पर ये रहता है कितनी ज़्यादा पुरानी उठाए। हम ये देखते हैं जो हमारा जो संविधान बना उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने लिया है ब्रिटेन से। लास्ट में एक हम पढ़ते पढ़ते जब हमारी अंतिम क्लास होगी इसके इतिहास को लेकर 1935 का एक एक्ट बनाएगा। 1935 का एक अधिनियम है। लगभग 50% कॉन्स्टिट्यूशन इसी से लिया गया है। लगभग 50%। अगर मैं आपको ये बोलूं आप एक किताब लिखो, कैसे लिखोगे बताइए, अंदाजा लगाइए कैसे लिखोगे। मैंने आपको, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है बताइए आप सब, क्या है आपका सब्जेक्ट? हाँ, क्या फेवरेट? पॉलिटी पढ़ रहे, इसके अलावा और क्या है? साइंस। आप बताइए, आप? ज्योग्राफी। जैसे आपने साइंस बोला, साइंस और ज्योग्राफी। चलिए ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आप बताएंगे, क्योंकि किताब आप कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको साइंस की किताब लिखने का बोलूँ कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे, वो छोड़िए। मैं आपको एक सरल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको आपका मकान बनाना है, तो आप क्या करेंगे बताइए। मैं आपको ये बोलूँ कि आप तीनों को मिलके एक मकान बनाना है, उस मकान को आप कैसे बनाएंगे बताइए। हाँ वो हाँ बिल्कुल ठीक है, जगह का समतल होगा। ये है, आपको एक मकान बनाना है, ये मकान है, यहाँ पर बनाना। जैसे सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, नक्शा बनाएंगे, जिसको नक्शा बोलते हैं, डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, इसको प्रारूप बोल देते हैं, वो अलग अलग नाम है। प्रारूप बनाएंगे, नक्शा। ठीक है, इसके बाद आपने डिजाइन बनाया, फिर क्या करेंगे बताना आपको है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने मकान भी नहीं बना सकते आप। ठीक है, ईंट, सीमेंट। ठीक है, और क्या? हाँ बोलिए। हाँ सामग्री आपने बोला, इसके अलावा और? ठीक है, लेबर। ठीक है, और आप बताइए। अच्छा, नींव वगैरह भरी जाएगी, इनसे मकान बन जाएगा। भाई यहाँ लाकर खूब सारे मैं ईंटें डाल दूँ, खूब सारे सीमेंट डाल दूँ, लोहा पत्थर जो बच्चे ने बोला ईंट वगैरह डाल दो, उसके बाद मैं लाकर लेबर को बैठा दूँ, क्या बन जाएगा मकान?
तो फिर बनेगा कैसे बताइए ना आप। हाँ तो फिर बताइए ना कैसे। देखिए मैंने आपको ये बोला कि आपको एक मकान बनाना है, मकान बनाना है, आप कैसे बनाएंगे पहले ये बताइए। ये तो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपने बताई, और क्या चाहिएगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने बोला प्रारूप, प्रारूप कैसे बनाएंगे यार। एक आउटलाइन बनाते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, उसका भी प्रारूप बनाया गया था, ड्राफ्ट बनाया गया था कि कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यही होता है भी मकान कहाँ पर बनाएंगे। मैंने ये तो नहीं बोला आपको कहाँ बनाना है, यही मकान मैं आपको ये बोलता पहाड़ के ऊपर बनाना है, पहाड़ की चोटी पर कैसे बनाएंगे, हो सकता है। मैंने तो नहीं बताया आपको कहाँ बनाना है। एक मकान पहाड़ की चोटी पर भी बना होगा, एक मकान रेगिस्तान होता है राजस्थान, वहाँ पर भी बना होगा, एक मकान समुद्र के किनारे भी बना होगा, एक मकान यहाँ भी बना होगा। क्या सारे मकान एक जैसे बनेंगे? क्यों? हाँ बिल्कुल। और जो पहाड़ की चोटी पर बना होगा, आपने देखा ना, वो मकान ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों ऐसे इसलिए होते हैं, पहाड़ पर बर्फ गिरती है और आपकी छत पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर जाएगी तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी। तो इसलिए वहाँ के मकान ज़्यादातर आप देखेंगे जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ ऐसे बनाई जाती है, ताकि बर्फ गिरे तो नीचे फिसल जाए। लोग यहाँ भी बना लेते हैं ऊपर छोटी सी झोपड़ी सी, पर ये मकान इसलिए बनाए जाते हैं। यहाँ के मकान आप देखेंगे छत ऐसे रहेगी, होती है ना। बोलेंगे सर क्या मकान पढ़ाने लग गए, है ना। मकान आपका, ये मकान ही तो बन रहा है ना आपका देश का, देश कैसे चलेगा। तो ये यहाँ के मकान कैसे रहते हैं, यहाँ के मकान की छत ऐसे होती है, समतल होती है, ज़्यादातर कोई इशू नहीं है। गिरे, यहाँ बारिश होगी तो वो हो जाएगा। इसके अलावा आप देखना जो समुद्र के किनारे मकान होते हैं, या फिर कहीं जैसे कई जगह ना दलदली एरिया होता है समुद्र के किनारे, वहाँ पर ना आपने लकड़ी के मकान देखे होंगे। अफ्रीका और अमेजन के जंगलों में ना ऐसे लकड़ी के मकान होते हैं, नीचे नाव चलती रहती हैं, ऊपर मकान बने रहते हैं। आपको ऐसे मकान भी दिखाई देंगे संसार में, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मकान दिखाई देते हैं, ये रहेंगे। तो सेम है, जब हम अलग अलग देश है जहाँ पर राजा रानी है, किंग है, क्वीन है, या फिर जहाँ पर जर्नल है, जिसमें आर्मी जर्नल है, या फिर कहीं पर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जहाँ पर बोलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। सब में जैसे मकान अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं, वो अपने अनुसार। तो सेम है, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। अब वो मकान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे ईंट, सीमेंट, सामग्री, ये है चाहिए ना मकान बनाने के लिए। तो ये चाहिए। जब मकान बनाने के लिए ये चाहिए, इसके अलावा आपको एक नक्शा बनाना होगा, जो प्रारूप होता है। सेम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक डिजाइन बनता है, जैसे 395 आर्टिकल हैं, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन में हम बनाएंगे क्या क्या। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को संसार का सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी सबसे डिटेल्ड संविधान है। क्या क्या बनाएंगे ये होता है। जैसे आपको मैं ये बोलूँ कि आप इमेजिन करके देखो, वो फोटो दिखाई दे रहा है पीछे, या विद्या शाह विमुक्त के ऊपर कोने में, हाँ बिल्कुल, वो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम ऊपर तीसरा। हाँ, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उसमें वो लोग बैठे हुए थे और वो संविधान बना रहे थे। अब वो संविधान बना रहे हैं ना, तो वो क्या बात करेंगे, इतने सारे लोग ये देखेंगे कि हम अपने देश को कैसे चलाए। तो फिर ये रहेगा कैसे चलाए, तो क्या क्या लिखें देश के संविधान में, एक प्रारूप तो बनाएंगे ना भाई। ठीक है, हम क्या चीज़ें हम ये करेंगे, सरकार के बारे में तो लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिख के जाएंगे। ठीक है, लोगों के अधिकारों के बारे में भी कुछ ना कुछ लिख देंगे। जो हमने पिछली क्लास में बताया, ये क्या बना था, वो ड्राफ्ट था जो मैंने बताया पिछली क्लास में, मैंने आपको ड्राफ्ट बताया था। और ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट बनाया था BN राव ने। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ड्राफ्ट बनाया था BN राव ने।
ये एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बनाया था। फिर इन्होंने एक ड्राफ्ट बना दिया, ड्राफ्ट बनाने के बाद दे दिया कि भाई ये ऐसा मकान बनाना है। फिर क्या रहेगा बताइए, फिर क्या रहेगा? आप ये देखेंगे, देखो जब मकान बनाते हैं ना, ड्राफ्ट बनाते हुए सबसे पहले आप ये देखते हैं, आपको मकान बनाना है, अच्छा पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा बड़ा अच्छा है, ऐसे दरवाजा हम भी लगाएंगे, बड़ा अच्छा दरवाज़ा है, ये तो होता है। अरे मैं तो वहाँ गई थी एक बार ना, दिल्ली गई थी, दिल्ली में ना मैंने एक का मकान देखा था, उसके मकान के बाहर ना छज्जा बड़ा अच्छा था, ये तो है, हम छज्जा वैसे लगा लेंगे। फिर आप बोलेंगे वैसे छज्जा नहीं, इतने रुपए नहीं है, वो छज्जा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर तो इतनी जगह है ही नहीं कि छज्जा लगाए, हम इसको काट के छोटे वाला बना देते हैं, ऐसा ही तो होता है। फिर आप बोलेंगे ठीक है ऐसा करते एक खिड़की लगा लेते, वहाँ बड़ी अच्छी खिड़की थी, क्या आपको इस कमरे में खिड़की लगाने के लिए बोला जाए तो आप लगा लेंगे? खिड़की लगाने का मन है, आपका मन है खिड़की लगाने का, पर आप यहां खिड़की लगाओगे, क्या होगा? आप खिड़की लगाओगे, पड़ोसी बोलेगा अच्छा हमारे मकान में खिड़की लगानी है। दरवाजा, दरवाजा आपका किधर है मकान, इस रूम का, वो दरवाजा अगर यहां लगा दे क्या होगा? दरवाजा तो लगाना है ना, सामग्री आपने बोला ईंट सारी चीजें आपने रख दी, अगर वो दरवाजा ये आगे बजाय यहां लगा दे तब क्या होगा? दरवाजा तो लगाना है ना, क्या होगा आप बताइए? आप दरवाजा खोलेंगे धड़ाम से नीचे जाकर गिरेंगे, यही होगा ना दरवाजा, क्योंकि वो उधर सीढ़ियां हैं तो वहां लगाना है आपको। सेम जो चीजें होती है ना, जो संविधान जब बनाया जाता है, जो आपने जो आर्टिकल देखे, जो चीजें एक सिस्टमेटिक अरेंज होती हैं, और जब आपको वो चीजें समझ में आ जाती है, अरे दरवाजे की रिक्वायरमेंट इधर है इसलिए हमें यहाँ लगाना, तो इसलिए जब संविधान बना है ना, संविधान में भी ऐसे हुआ, जिस देश से जो अच्छी चीजें दिखी उस समय, देखिए हम बात कर रहे हैं 1947 की, 1946 से लेकर 1949 तक, उस समय जो भी देश मेन थे, जो मेन देश थे, जैसे कि आप देखेंगे ना, अमेरिका था उस समय, था ना, उसके अलावा ब्रिटेन था, संसार की सबसे बड़ी ताकत थी ब्रिटेन था, इसके अलावा आप देखेंगे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसएसआर था जिसको रशिया बोलते हैं ना, इसका पिताजी था यूएसएसआर, ये था यूएसएसआर था, और कौन था? कनाडा में भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था उस समय, काफी देश। क्या है? नहीं, स्पेन से नहीं लिया गया है, वहाँ का चाइना हाँ नया नया आज़ाद हुआ था, पर जो मेन देश थे ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था, वो मेन देश ये थे। तो हमने क्या किया, तो आप क्या करेंगे, जो मेन जो आपको बहुत अच्छा मकान बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये करेंगे, आसपास के जो मेन मकान होंगे तो उनको देखेंगे, भाई उनसे कुछ अच्छी चीज़ें ले लेंगे, नहीं अच्छी है तो अपनी अलग से बना देंगे, आपको कॉपी तो मारना नहीं है। तो ऐसे जब संविधान बना तो संविधान में क्या देखा गया, संविधान में ये देखा गया कि मेन चीज़ें क्या है, जो भी उस समय संसार के मेन देश थे उनसे काफ़ी चीज़ें ली गई, उन चीज़ों को इंडिया में देखा गया, क्या दूसरे देश का, जैसे मैंने बताया ना, खिड़की क्या यहाँ इम्प्लीमेंट होगी, नहीं होगी, दरवाजा क्या यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, सेम वहाँ से जो चीज़ें हमारे काम की थी हमने ली, जो नहीं काम की थी छोड़ दी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका में राइट टू आर्म है, हथियार रखने का अधिकार है, वहाँ पर आपने कभी भी सुनेंगे, आगे जब भी देखेंगे ना पेपर पढ़ते हुए, कभी ना कभी किसी न किसी जगह गोलीबारी होती रहती है, बच्चे ले जाते हैं स्कूल में, मूड खराब हो गया, 2-3 टीचर पर मार दी, 2-3 अपने आसपास के साथियों पर मार दी, ऐसे होता है। ज़्यादातर बच्चों एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, टीचर पर तो अभी कोई केस नहीं आया है, पर वो ऐसे करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बच्चों के होते हैं, आम बात है, तो चला देते हैं। तो राइट टू आर्म है वहाँ, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, अमेरिका जब आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, अमेरिका एक समय में ऐसा था, अमेरिका भी इंडिया की तरह ब्रिटेन का गुलाम था, वो आपको हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, मैंने सिंपल डेफिनेशन बताई है। वो बात अलग है कि ब्रिटेन और यूरोप वाले लोग ही जाकर वहाँ बसे थे, फिर वो बोले कि ठीक है हमें आपके साथ नहीं रहना, ऐसे करके वो आज़ाद हो गया था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसने क्या किया था, उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो हथियारों से लड़ी थी, लोगों के पास हथियार थे,
लोगों के पास हथियार थे। जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो उन्होंने बोला हम अपने हथियार सरकार को नहीं देंगे, तो सरकार ने बनाया ठीक है सबको राइट टू आर्म कर देते हैं, राइट टू आर्म यानी हथियार रखने का अधिकार रख कर दिया। इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया में तो अंग्रेज यहाँ से चले गए, गांधी जी ने अहिंसा का मूवमेंट चलाया था, नॉन वायलेंस, इससे चले गए तो यहाँ इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ किया ही नहीं। सेम चीज़ें जैसे ये तो मैंने बताया कि वो वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग था, यहाँ के लिए हमने नहीं अप्लाई किया। हमने हर एक चीज़ जो दूसरे देश से ली उसको हमने परखा, डिबेट किया, क्या इंडिया की सोसाइटी में ये चीज़ें एप्लीकेबल है, क्या ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल है तो हमने लगाई, नहीं है तो हमने उठा के फेंक दी। वो जैसे हमने राइट टू आर्म वाला सेकंड एग्जांपल, कुछ चीज़ें हमने अपनी तरफ से ये किया, काफ़ी अच्छे भी किए। मैंने बताया ना कि दोनों तरह से किया, जो अच्छी थी कुछ हमने भी ईजाद की। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होते ही इंडिया में क्या हुआ, वुमेन के राइट हैं, आपको वोटिंग का राइट देश आज़ाद होते ही मिल गया था। उस समय उम्र थी 21 साल का बच्चा वोट कर सकता है। बाद में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उससे कम करके आपकी ये कर दी 18 साल। ये हम आगे पढ़ लेंगे। तो जब ये उम्र कम की गई यानी कि देश आज़ाद हुआ, तब आज़ाद होते ही सबको राइट टू वोट कर दिया। महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिए गए, वोटिंग का अधिकार महिलाओं को भी मिला। जब सबको मिला तो सबको है। वहीं पर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड जैसा देश काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्विट्जरलैंड नाम सुना है, घूमने जाते हैं है ना, कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। 1970 के आसपास, 1979 के आसपास यानी 1970 के दशक में वहाँ पर महिलाओं को अधिकार दिए गए। भारत आज़ाद होने के 20-22 साल बाद दिए गए, तकरीबन 29 से भी ज़्यादा उम्र बाद, इस साल बाद, इतने साल बाद हमें लगा कि वहाँ की चीज़ें हमने नहीं अपनाई किसी देश की, लगा कि वो बेकार है, वहाँ रहने दो, हम तो अपने यहाँ से आज़ाद होते ही हमने राइट दिए। तो फिर ऐसे कुछ चीज़ें हमने बाहर से देखी। फिर कुछ चीज़ें हम ये देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास पुराना मकान है, भाई हमें एक नया मकान बनाना है, हमारे पास पुराना मकान है, तो हम ये चाह रहे हैं पुराने मकान को तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे ना तभी तो नया मकान बना रहे, क्योंकि पुराना मकान हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा, पुराना होगा। तो जब उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हमें ये लगेगा यार पुराना मकान इतना ही काम का होता तो हम नया नहीं बनाते। पुराना मकान जब तोड़ रहे तो हम उससे सरिया निकलते हैं, लगा यार सरिया तो नया लेकर आएंगे, नया लेकर आ रहे, इससे अच्छा तो ये है कि पुराने मकान का ही सरिया यूज कर ले। पुराने मकान में भी ईंटें, आधी ईंटें तो टूट जाएंगी, आधी ईंटें हमें काम की लगेंगी, हम यूज कर लेंगे। सीमेंट हमें नहीं लेकर आनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे मान लो हो सकता है जाखी दरवाजे, उसकी कुछ लोहा वगैरह कुछ काम का निकल जाए, वही यूज कर लेंगे। अगर आपने पुराने मकान में फ्रिज, एसी, कूलर लगा रखा है, क्या आप ऐसा करोगे उसको तोड़ दोगे? उसको नए में ही शिफ्ट करोगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। और पुराना है लो इसको तोड़ देते, ऐसा नहीं होगा। तो जो जो चीज़ें आपको काम की लगेंगी वो आप लेकर आएंगे, ठीक है। और पुराना मकान आपका क्या हो गया, पुराना मकान हो गया देश 1947 में आज़ाद हुआ, पुराना मकान हो गया। इससे पहले के जो एक्ट है, इससे पहले का जो एक्ट है कौन सा है आपका, इससे पहले का एक्ट है 1947 से पहले आता है 1935। 1935 में एक एक्ट आया था, उसमें काफ़ी डिटेल में लिखा गया था। इससे हमने 50% चीज़ें उठा ली। और अब हमने बोला कि जो पुराना जैसे टीवी है, फ्रिज है, जो ईंट हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो क्या आपने एक दिन में लेकर आए होगे? ऐसा तो नहीं है कि आपने घर बना, आज सुबह सुबह जागे अरे दिवाली ऑफर चल रहा है, खरीद लो सब कुछ, खाली मकान पड़ा है, ऐसा तो नहीं किया होगा। कभी आपका टेलीविज़न आया होगा, कभी आपका फ्रिज आया होगा, कभी वॉशिंग मशीन आई होगी, ऐसी तो आते हैं ना घर में 1 बाय 1 करके। तो सेम चीज़ें होता है। जो आपका 1935 का एक्ट बना, ये कैसे बना, ये धीरे धीरे करके बना। इससे पहले का एक एक्ट देखेंगे 1919, कुछ चीज़ें इससे 1919, फिर इससे पहले के एक्ट। जब हम पहला एक्ट देखते हैं, जैसे हमने जो पुराना मकान बना है, पुराने मकान में जब हमने पहली चीज़ क्या रखी है, जो हमने आज यूज की, पहली चीज़ है ईंटें। ईंटें हमारी कुछ काम की आ गई। तो जो पहला एक्ट है वहीं देखेंगे, तो इसलिए हम देखेंगे जो पुराना मकान है वो बना था वो ब्रिटिश के समय का।
1973 का एक्ट, ये पहला एक्ट है। इसके बाद हम जैसे यहाँ वो करने लगते हैं। हो सकता है हमारे पुराने मकान से पहले हम झोपड़ी में रहते हो सकता है झोपड़ी में रहते हैं। जैसे हमने जो हमारे झोपड़ी का हमने क्या किया, कन्वर्ट करके पुराने मकान बनाया, पुराने मकान से हम नया मकान बना रहे हैं, यही तो है। एक समय तो रहते होंगे भाई झोपड़ी में, ऐसा तो नहीं है आप आज आप झोपड़ी की चीज़ें उठाओगे, नहीं, क्योंकि पुराने मकान की चीज़ें काम की हैं, काम की लगी तो ठीक है, पुराने मकान के काम के नहीं लगी। क्या आप पुराने मकान का जो पेंट है दीवारों पर उसको यूज कर पाएंगे? क्यों? ठीक है, सेम चीज़ें हैं। जब हम भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो हम मुगलों के टाइम के नहीं उठाते झोपड़ी और पुरानी चीज़ें हो गई, हम वो उठाते जो पुराने मकान की हमारी चीज़ें आज हमें काम आ रही हैं, हम उठाते हैं जब हम इसका देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया क्या? चेंज करो, ये समझाने के लिए, समझ में तो आ रहा होगा। यानी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, यानी सबसे पहले हम यही देखते हैं ना कि भाई आप इतिहास क्या है। आपके पिताजी का क्या नाम आपको पता है? दादाजी का? पर दादाजी का नहीं पता आपको? पर दादाजी का नाम, उसके भी दादाजी का, मुझे अपने 5 पीढ़ियों आगे तक के नाम पता है, हो सकता है 6-7 पीढ़ियाँ भी हो, किसी को पता हो सकता है, किसी को नहीं। अब ये तो नहीं है आपसे 20 पीढ़ी पहले का जाकर पूछेंगे तो आपको पता होगा, नॉर्मली 2-3 पीढ़ियों का आपको नाम पता होता है। तो सेम यहाँ पर जब हम इतिहास की बात करेंगे, यानी आपका इतिहास आप 2-3 पीढ़ियों पहले से जोड़ना शुरू कर देते हैं। सेम जब हम संविधान का इतिहास की बात करेंगे, संविधान का जो पुराना मकान है वहाँ से हम उठाना शुरू कर देंगे। उससे पहले जब झोपड़ी थी तो हमारे काम का कम था या नहीं था, समझ गए ना? तो यहाँ से हम उठाएंगे। और वो जो पुराना मकान है ये है ब्रिटिश वाला। जब हम इतिहास की बात करेंगे तो हम ब्रिटिश से शुरू कर देंगे। क्लियर है ना इतना? यानी हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम कब से शुरू करेंगे? जब अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने ही तो पुराना मकान बनाया है। पुराना मकान तो उन्होंने बनाया है। अब ये बात अलग है कि उन्होंने जो पुराना मकान बनाया है तो हो सकता है झोपड़ी से कुछ ईंटें वगैरह निकाल ली हो, झोपड़ी हो सकता है फूस की झोपड़ी हो, पर इसकी ये ईंटें हो सकता है उन्होंने यूज की हो पुराने मकान में, हो सकता है। पर हम ये ईंटें क्यों वो करने जाए? हम तो, हमारे पास तो पहले से एक ऑलरेडी मकान है ना, हम तो इस मकान को यूज करेंगे और इस मकान को यूज करके हम एक बिल्डिंग बना देंगे बड़ी सी शानदार, हो गया ना? तो हम, क्या ये बुद्धिमानी होगी हम यहाँ जाकर पढ़े? जब हम इतिहास की बात करें तो हमारा इतिहास वहां से शुरू करें या यहाँ से करें? ज्यादा अच्छा तरीका होता है यहाँ से शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसकी जो चीजें हैं वो तो इसने यूज किया, इसकी चीजें हम यूज कर लेते हैं। तो जब भी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम ब्रिटिश टाइम से पढ़ते हैं, ब्रिटिश इरा से शुरू करते हैं। और अंग्रेज कौन थे? बाहर से आए थे, क्या करने आए थे? चाय पानी पीने आए थे? क्या करने आए थे? ब्रिटिश को बोला जाता है अंग्रेज सामान्य रूप से। और अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन को, हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन कहाँ पर है? मैप में देखकर बता सकते हो, आपके पास मैप है, मैं बता रहा था। ब्रिटेन है, मैप में बताइए कहाँ पर है, क्योंकि अगली 2 क्लास में हम ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। आपको ब्रिटेन का नहीं पता है? अरे इतने साल आपको गुलाम बना के चले गए, आपको पता भी नहीं है ब्रिटेन का।
चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ब्रिटेन, यहाँ से वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ से इतने समुद्र पार करके आए थे। यूनाइटेड किंगडम नाम लिखा हुआ है ना वहाँ पर, यूके, यूनाइटेड किंगडम दिखाई दिया। छोटा सा देश है, इतने बड़े देश पर राज करके चला गया, क्योंकि आपको ब्रिटेन का ही नहीं पता है। वो बोला हमारा बहुत बड़ा देश है, आप भी सोचो हाँ बड़ा देश होगा, आपको पता होना चाहिए। अब तो छुटके से है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो जो ब्रिटेन वाले आए थे ना, देखिए ब्रिटेन ये है, इंडिया है ना, यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये साउथ अफ्रीका है, आपका आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर एशिया है। तो फिर आप यहाँ जाते जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर यूरोप मिलेगा, यहाँ पर छोटा सा ब्रिटेन है, यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। लगभग ऐसा ही मैप है, ज्योग्राफी वाले सर और अलग तरह बनाएंगे। यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर बाकी छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पर कई सारे टापू हैं, ये थोड़ा सा यहाँ अलग से है, हल्का सा यहाँ पर गैप है, क्योंकि यहाँ आने जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर ना वियतनाम वगैरह है, फिर यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर जापान वगैरह हैं, छोटे से देश हैं, चाइना है। तो ये है ना, यहाँ है, क्लियर है ना मैप। यहाँ पर है भारत, इंडिया, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, यहाँ पर है यूरोप, ये है ब्रिटेन, यूरोप में है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्लियर है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है रसिया, ये है चाइना, ये है इंडिया। अब ठीक है, अब मैं बोलूंगा याद रहेगा ना। ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं यूएसए, इसी में एक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी को अमेरिका बोला जाता है। इसी के ऊपर एक देश है कनाडा, कनाडा, जिसमें अभी हाल फिलहाल में ना काफी चर्चा में है देश, ठीक है। हल्का सा आप मैप करना, आप कल आपका लिख लो, होमवर्क है, मैप देख कर आना। ये है ना मैप, चाहिए इसको देख लेना, एटलस है, एटलस ले आओ, खरीद लाओ ऑक्सफोर्ड वगैरह का, या फिर इंटरनेट से देख लेना, आप एक मैप वो खरीद लेना। ज्योग्राफी वाले सर से पूछ लेना एटलस कौन सा अच्छा, वो ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उनकी क्लास में पॉलिटी का तो एक सिंपल आप बाहर से खरीद लो मैप। अरे सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, नीचे से दुकान से मैप खरीद लेना। जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं ना, ये जो किताब वाली है, यहाँ पर आपको एक मैप मिलेगा, हर बच्चा अपने क्लास में लगाते हैं। दो चीज़ें, एक तो आप भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक मैप 20-20 रुपए का आता है शायद, वो आपको ना पेपर में दे देंगे, इतना बड़ा आपको मैप मिलेगा। जब तक आप पेपर देंगे आपके काम का है, जीवन भर काम का रहेगा। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक करके लाइनें मिली होंगी। ये दो तो आपके लिए हर बच्चा जो भी तैयारी करता है सिविल सर्विस की, सब रखते हैं, आपके लिए भी जरूरी है। जहाँ पढ़े वहाँ पास में लगा ले ऐसे। हाँ, भारत का इंग्लिश वाले लेकर आए इंग्लिश में, हिंदी वालों को हिंदी में मिलेगा, दोनों में मिलता है। एक तो मैप आपके पास है, हाँ ठीक है, लगा लेना। अगर नहीं है तो उसको ना बहुत दूर नहीं लटकाना, उसको जहाँ पढ़ते हैं ना किताब, जो आपने जगह बनाई होगी पढ़ने की, उसके आसपास लगाए मैप। सिर्फ देखते रहेंगे तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यही तरीका है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आपको उसके आर्टिकल याद रहे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये आए, इंडिया में आए, और इंडिया में क्या करने आए थे ये? व्यापार करने। जैसे अभी आपकी कौन सी कंपनी व्यापार कर रही है इंडिया में? दूसरे देश की। फोन आपका किस कंपनी का? क्या भारत की कंपनी है? आपके कपड़े भारत की कंपनी के पहनते हो?
आप लोगों ने देश को गुलाम बना दिया है। सारी चीज़ें तो बाहर की यूज कर रहे हैं इंडिया वालों को बढ़ने भी दोगे। तो ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है वो तो अपना है, अभी अलग तरह का सिनेरियो है, पुराने वाला नहीं है। जैसे अभी कंपनियाँ आती है ना, जैसे एप्पल की कंपनी है, एप्पल के फ़ोन होते हैं। जैसे चाइना की कंपनी है, Xiaomi वगैरह है, सैमसंग है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की। तो अलग अलग देशों की कंपनियाँ आती है। सेम इंडिया में उस समय अलग अलग देशों की कंपनी आई, पुर्तगाली भी आए थे इससे पहले। उस समय मसाले का व्यापार होता था, इलायची वगैरह बेची जाती थी केरल से। यहाँ संसार में उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था, काला सोना, क्योंकि वहाँ क्या होती थी, जैसे अभी ठंड होती है ना, तब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो जो मीट वगैरह होता है ना, यूरोप में ज़्यादातर मीट होता है, मीट वगैरह खाते हैं, यानी कि मांसाहारी लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर फर्टाइल ज़मीन है, जहाँ पर आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आप बाद में पढ़ेंगे, कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पर फर्टाइल है, जहाँ पर खेत में अनाज उगाया जाता है। क्या पहाड़ों पर अनाज उगाओगे? नहीं उग सकता। क्या रेगिस्तान में अनाज उग सकता है? आज टेक्नोलॉजी अलग है, पर नहीं तो सामान्य रूप से नहीं उग पाता। तो जब नहीं उगेगा तो लोग क्या खाएंगे? नॉन वेज ही खाएंगे ना, भी शिकार करेंगे वही खाएंगे। और उसको बचाने के लिए क्या रहेगा, मसालों का यूज किया जाता था। और मसाले क्या होते थे, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रहते थे। इन देशों में भी होते थे, जैसे आप इंडोनेशिया वगैरह माने, पर सबसे अच्छे मसाले होते थे इंडिया में। और उसी मसालों को अगर आपने खूब सारा शिकार किया, खूब सारा आपके पास जो आपने खाना रखा है, आपका एक तो खाना 4 दिन चले, एक खाना 2 महीने चले, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा? सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, बाहर नहीं जा पाते, हो सकता है शिकार न मिले, तो आप चाहेंगे ज़्यादा समय चले। ज़्यादा समय चले तो ये क्या रहेगा, आप वो चीज़ें यूज करेंगे जिससे ज़्यादा समय टिके। वो होते थे मसाले। मसालों की कीमत होती थी, मसाले महंगे मिलते थे। तो पहले आए थे, मैंने बताया ना, वास्को डी गामा आए और वो आए, उसके पीछे पीछे बाकी लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर यही रूट था। ये जगह बाद में खोजी गई थी, ये पहले इसी रूट से आए थे सब के सब, यहाँ आकर व्यापार करने आए। 1600 में एक कंपनी बनाई थी ब्रिटेन में, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट यानी पूर्व इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये कंपनी थी। ब्रिटेन ने एक कंपनी बनाई, इसने देखा, अरे वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 6ठी क्लास में पढ़ा जाता है। कब आया था वास्को डी गामा? सुना है ये डेट, सुनी है, याद आया कुछ हल्का हल्का? नहीं याद आया, आप पास कैसे कर गए चलिए कोई बात नहीं, आपने जब पढ़ा होगा भूल गए, लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहती, अच्छी बात है। भगवान ने इंसान की मेमोरी ऐसी बनाई है, हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती चीज़ें, क्योंकि हमें बुरी बातें भी भूलनी होती हैं, पर कई बार उनके साथ समस्या ये होती है, अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। भारत में वास्को डी गामा आया था 1914 से 98 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी कितने साल बाद? उन्होंने देखा तकरीबन कितने साल बाद बने? 102, तकरीबन 100 लगा लो, 100 साल बाद। यानी इसके पहले ये व्यापार करते रहे, यूरोप से पुर्तगाली व्यापार करते रहे। यहाँ पर एक देश है ना, ये है पुर्तगाल, जो मैंने बताया ना ऐसे, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। तो ये पुर्तगाल है ना, पहले इंडिया से ये है, ये यूरोप का मैंने ये बताया था ना, यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ पीछे स्पेन है, यहाँ ऊपर में है ब्रिटेन। तो ये क्या है, ये बाहर से व्यापार करते रहे पुर्तगाली। 100 साल, लगभग 100 साल बाद जाकर उनको भी लगा अरे फायदे का व्यापार है। आपकी उम्र तो 100 साल नहीं हुई है, काफ़ी कम है, तो 100 साल बाद देख लो कितना समय है, इतने बाद जाकर उनको लगा कि हमें भी व्यापार करना चाहिए, बड़ा मुनाफे का व्यापार है इंडिया से। तो इंडिया से में आए ये 1600 में, इन्होंने कंपनी बनाई थी, इंडिया में नहीं आए थे। इंडिया में 1608 के आसपास आए थे, बाद में आए थे। तो ये यहाँ पर आए, फिर ये क्या है 1600 से यहाँ पर व्यापार करना धीरे धीरे करके इन्होंने शुरू कर दिया। व्यापार आए क्या है, व्यापार करने आए, भाई मुनाफा हो रहा है व्यापार में, हम भी मिर्च खरीदेंगे और बेचेंगे, हम भी यहाँ से लाएंगे, बाकी यूरोप के बाकी देशों में बेचेंगे, अपने देश में बेचेंगे, मुनाफा होगा हमें, यही सोच कर आए, मुनाफा सोच कर आए। तो 1600 में आए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक वो आपको वो मिलेगा,
ये है, एक मिनट, अब ये देखना 1600 में ये आ गए और यहाँ पर है देखो कहाँ है, ये है पहला एक्ट आया था 1773 में, और जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, देखो ये है 1764 में। तो अब डेट देखो कितना, इससे ना आपको एक आइडिया लगेगा। 1600 में कंपनी बनती है, इसके बाद 1700 कितने में होता है, 64 में या कितने में, 1764, इसके बाद 1773। इन्होंने देखा 100 साल बाद इनको ये लगा कि भाई हमें भी व्यापार करना चाहिए इंडिया से, लगा लगभग 100 साल बाद ये इंडिया में आए। इंडिया में जो 100 साल बाद तो इन्होंने कंपनी बनाई थी, उसके लगभग 8 साल लगे थे, 1608 के आसपास में आए थे, वो इतिहास में पढ़ा देंगे सर आपको। तो ये है यहाँ पर आए, अब यहाँ पर व्यापार करते रहे 1600 से लेकर लगभग मान लो 1600 से लेकर 1700, फरमान इनका बाद में जारी हुआ था 1616 के आसपास हुआ था, वो देख लेना। ये आप मानो 1600 से लेकर 1760 मान लो, मैं डेट कम कर देता हूँ, यानी 150 साल, 160 होते हैं वैसे 100, पर मैं 150 मानता हूँ, तकरीबन 150 साल, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट याद रहे, तकरीबन 150 साल तक वो क्या करते रहे, देश के साथ व्यापार थे, व्यापारी थे, व्यापार करते रहे। देश को आज़ाद हुए कितना समय हुआ है, कितने साल हो गए, 1950 मान लो आसान फिगर के लिए, 50 से लेकर 2020 तक कितने साल हो गए, 60, ये 70 और बाकी जोड़ लो, 4 और 3 7 77 साल के आसपास हो गए ना, 76 77। तो हाँ, तो ये है, तो ये इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए। यहाँ क्या है, इससे भी डबल साल हो गए, जितने साल देश को आज़ाद हुए उससे भी लगभग डबल साल तक ये देश से व्यापार ही करते रहे, कुछ नहीं किया, सिर्फ व्यापार व्यापार व्यापार। धीरे धीरे करके इनको ये पता लगने लगा कि देश के जो क्योंकि उस समय राजा महाराजा होते थे, जब ये थे ना यहाँ जहांगीर वगैरह थे, अकबर तो 1605 में है, 1605 में अकबर थे। अब देखिएगा ना 1605 के आसपास आपको अकबर दिखाई देंगे, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर, हाँ 1605 के बाद जहाँ अकबर का लड़का था जहांगीर, वो 1605 के आसपास उसने बना था। तो कहाँ क्या चला गया कहाँ भाग गई ये, पता नहीं क्या दब गया। हाँ, तो ये आए थे 1608 में, यानी लगभग 3-4 साल हुए थे देश में। अकबर के लड़के ने, जैसे मोदी जी के बाद अगला सत्ता संभाल ले जहांगीर ने, तो यानी उस समय आए थे। तब मुगल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। कंपनी उस समय बनाई थी इन्होंने जब भारत में मुगलों का राज था। जब भारत में कौन था, अकबर था। अकबर को बहुत ज़्यादा ताकतवर राजा माना जाता है, बुद्धिजीवी और ताकतवर, जैसे ब्रिटेन की वहाँ की महारानी थी ऐसे माना जाता है, क्वीन विक्टोरिया। तो ये क्या है, वहाँ की महारानी थी तो उसके तरह माना जाता है, ये सेम ऐसे था। तो इंडिया में राजा थे, महाराजा थे, धीरे धीरे करके व्यापार करते रहे। इन्होंने ये देखा राजा महाराजा कमज़ोर हो रहे हैं, तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। बोले कि आपस में राजा जब एक दूसरे से घर में झगड़े होते हैं, जब राजा एक दूसरे से लड़ते थे तो एक राजा को जो कमज़ोर होता था उसको ये बोलते, देखो आपकी उससे लड़ाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, आपको अपनी सेना दे देंगे। हमारी सेना यूरोप की है, उसके पास अच्छे हथियार है, आपको अच्छे हथियार मिल जाएंगे, अच्छी वो मिल जाएगी। अगर आप जीत जाओ, नहीं जीते तो बात अलग है, अगर आप जीत जाओ तो हमें क्या करना, देखो वैसे वो आपका राज्य तो छीनने वाला है, ये बोलते अगर आप जीत जाओ उससे लड़ाई में तो हमें ऐसा करना, इतना बड़ा आपका राज्य आएगा उसमें छोटा सा हिस्सा हमें दे देना। राजा को लगता, जो कमज़ोर होता उसको ये लगता कि अच्छा अगर जीत जाएंगे तो तभी तो देना है हमें, कौन सा अभी अपने जेब से देना है, इतना बड़ा हमें राज्य मिलेगा, इतने में से इतना सा हिस्सा दे देंगे इनको। यही पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। दोनों में लड़ाई हुई, उसका समर्थन किया, राजा जीत गया, इतना से लिया, फिर दूसरे से इतना लिया, तीसरे से इतना लिया, चौथे से इतना लिया। राजा का खुद एक का इतना है, इनका इतना हो गया राज्य।
यानी धीरे धीरे करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर इन्होंने क्या किया, इंडिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। फिर 2 लड़ाई हुई थी, एक का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ तकरीबन 150 साल बाद जाकर। जो 1764 का जो अंतिम युद्ध था ना, बक्सर का युद्ध था, यहाँ पर, यहाँ पूर्वी भारत में जगह है बक्सर, यहाँ पर है। कहाँ पर है बक्सर? बिहार या बंगाल में? दिख रहा ना, ठीक है, दिख रहा ना, बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी ऐतिहासिक घटना है। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ ना, उस समय क्या हुआ, उस समय थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेजों ने कई जगह अपना वो बना लिया था। अंग्रेजों ने ये भी दिख गया था, अरे आपस में इनकी लड़ाई हो रही है, हम तो इनका जो हारने वाले हैं उनका साथ दे रहे हैं, तब भी हम जीत जा रहे हैं। तो इन्होंने खुद लड़ाई लड़ी, वहाँ के राजा और बाकियों को हरा दिया। हरा कर इन्होंने क्या किया, जो इंडिया है ना, इंडिया का ये है, इंडिया का ये हिस्सा है, इस हिस्से पर इन्होंने राज स्थापित कर दिया अपना। पूरे देश पर नहीं किया है अभी जानबूझकर, पूरे देश पर करते तो इश्यू आ जाता, क्योंकि सारे सब कुछ, अभी यहाँ मराठे भी थे, कई हैदराबाद था, कई सारे और थे, तो इनके खिलाफ हो जाते। इन्होंने जानबूझकर इस छोटे से हिस्से पर किया। इस छोटे से हिस्से को बोला जाता है बंगाल। यहाँ पर क्या था, बिहार था, बिहार को तो बंगाल का हिस्सा माना जाता उस समय। बंगाल था, उड़ीसा था और असम था, यानी काफ़ी बड़ा एरिया। इसमें फिलहाल के देखा जाए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, इंडिया का भी पूरा बांग्लादेश, इसके अलावा असम, यानी काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कब्जा लिया लड़ाई में उनको हरा कर। करने क्या आए थे इंडिया में? व्यापार। बन क्या बैठे? बिल्कुल बन तो वही बैठे ना, जमीन कब्जा ली। ये आपने देखा, ब्रिटेन छोटा सा है, इतनी दूर से ब्रिटेन, यहाँ से ये मैं ये मानता हूँ जैसे ये अफ्रीका है ना, अब ठीक है जैसा भी मैप है, पर इतनी दूर से ये यहाँ आए, इन्होंने ये कब्जा लिया। इंग्लैंड है इतना सा जगह, इन्होंने कब्जा ली इतने, क्या होगा सोच के देखिए उनके बेचारों के ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर मान लो ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो, अगर मान लो इंडिया में, कंपनी का नाम बताओ किसी का भी फेमस कंपनी का। रिलायंस को जानते हैं? अडानी अंबानी अलग है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस एक कंपनी है, मान लो इंडिया एक कंपनी बनाए, इंडिया की कंपनी जाकर पूरे अमेरिका को कब्जा ले, पूरे चाइना को कब्जा ले, तो कैसा फील होगा आपको? अच्छा या बुरा? आपको बुरा फील होगा? क्यों बुरा लगेगा? कब्जा कर ले वो पूरे का पूरे, जो भी कंडीशन हो, काफी समय बाद कब्जा ले, मैक्सिमम इंडियन को अच्छा लगेगा। लोगों को ये लगेगा अरे हमारा राज है, आपको नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे, अब तो यहाँ पर जा रहे हैं, तब सर्विस के लिए आपको हो सकता है रिलायंस बोले कि चलिए आइए, आपको अमेरिका में सिविल सर्वेंट बनाते हैं, अमेरिकी कंपनी के लिए काम करेंगे आप, भाई रिलायंस के लिए काम करेंगे। सेम एक केस उठाया मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कंपनी थी, उसने आकर इंडिया को कब्जा लिया। अमेरिका, इंग्लैंड था छोटा सा, इतने बड़े हिस्से को इसने कब्जा लिया, तो क्या हुआ, उस समय का सबसे ताकतवर देश इंडिया और चीन ही थे, तो इंडिया को कब्जा लिया। कब्जाने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास था, तो यहाँ के जो नेता है ना, लोग तो खुश हो जाएंगे, नेता को चिंता हो जाएगी, अरे लोग तो खुश हैं कि हो देखिए हमने तो चीन को कब्जा कर लिया, हमने तो अमेरिका को कब्जा कर लिया कंपनी ने, अब हम वहाँ भी जॉब करने के लिए जाएंगे, वहाँ भी खूब पैसा आएगा, वहाँ भी सिविल सर्विस में जाएंगे, लोग तो खुश है। पर नेताजी को टेंशन इसलिए है, उसके पास पैसा कितना आ गया, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, जितना आपका देश है उससे तो बड़ा एरिया उसके पास है। कल को ये कंपनी, क्या गारंटी है कि पार्लियामेंट को हटाकर उसकी जगह यहाँ राजा बन के बैठ जाए? उसको तो रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या गारंटी है? लोग उसके फेवर में हैं, पैसा अथाह पैसा है, पैसा तो गिनो ही मत, इतना ज़्यादा पैसा आ गया है उसके पास, अथाह पैसे का भंडार आ गया है। अब क्या है, पैसा है, लोग हैं,
पैसा नेता देकर, नेताओं को पैसा देकर, नेता तो हमेशा से ऐसे ही गड़बड़ में रहते हैं लोग, तो नेताओं को पैसा देकर हो सकता है नेताओं को खरीद ले। किया भी उस कंपनी ने, किया भी लंबे समय तक किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंबे समय तक ब्रिटेन की पार्लियामेंट को घूस दी थी, पर उसने क्या किया, उनको तो चिंता होगी ना पैसा। किसी नेता को आप 500 करोड़ रुपए देंगे, क्या होगा? आप ये बोले अरे मेरे फेवर में वोटिंग कर देना। आप उसको 1000 करोड़ दे, आपके पास पैसा अथाह है, 1000 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? आपको कोई 1000 करोड़ रुपए दे और ये बोले आप तैयारी मत करो, करोगे? हो सकता है करे, हो सकता है नहीं करे, पर मैक्सिमम इतने में रहता है। 1000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है। तो अब अच्छा खासा पैसा देकर अपनी तरफ कर सकती है, और हो सकता है ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर ले। तो अब उसको चिंता होगी, जैसे 1764 में घटना होती है, इंडिया पर इतने एरिया पर कब्जा कर लिया, नेताजी परेशान, सब परेशान। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ कंपनी, अब वो निकालेंगे क्या? बोलेंगे कंपनी देखे, कंपनी से बोले कि भाई कितना फायदा हो रहा है। कंपनी बोल रही है फायदा ही नहीं हो रहा है। क्यों? करने क्या आए थे? व्यापार। व्यापार का मतलब होता है सुख शांति से अपना काम करो ना। कर क्या रहे हैं? लड़ाई झगड़े, कब्जा कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े करेंगे, कब्जा करेंगे तो सेना को खाने के लिए पैसे चाहिए, सेना को अपने तरफ करने के लिए और ज्यादा लोग करने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि सेना की भी तो एक सैलरी होती है ना। अगर सैलरी नहीं दोगे तो सेना काम कैसे करेगी? फ्री में कोई आपसे काम करवा लेगा? नहीं करवाएगा। सेना को भी सैलरी चाहिए। इसके अलावा, सैलरी के अलावा सेना को हथियार चाहिए, हथियारों में पैसा खर्च होता है, बाकी लोगों को अपनी तरफ करने के लिए वो चाहिए। व्यापार में क्या होता है, यहाँ से लिया यहाँ बेच दिया, फायदा ही फायदा। जब आप इन चीज़ों में खर्च करोगे, लड़ाई झगड़ों में, पैसा बर्बाद होगा, करप्शन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, चिंता भी होगी, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। चिंता, इतना बड़ा एरिया कब्जा लिया, पैसा आपने खर्च कहाँ कर दिया? लोगों को देने का पैसा खर्च कर रहे हो आप। यहाँ से युद्धों में आप अपना जो काम है उससे डेविएट हो रहे हो। तो क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद ने मिले जुले रूप के ऊपर एक कानून लेकर आई। कानून आया 1773 का एक्ट। नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब क्या होता है? किसी को नियमन करना, किस तरह काम होंगे रेगुलेट करना होता है ना। रेगुलेट, क्यों किसी को रेगुलेट कर रहे हो? क्यों किसी को कानून के अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हो? रेगुलेट करना कि ये चीजें ऐसे होंगी उसके अनुसार। यानी पहले एक्ट का नाम ये रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। यानी जो कंपनी है, अब तक हमने कंपनी को कंपनी सोचा था 1600 से लेकर तकरीबन 150 साल तक जिसको कंपनी सोच रहे थे, अपना काम अपने अनुसार कर रही थी। अब हम क्या करेंगे? हम उसका नियमन करेंगे, हम उसको देख रेख करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहीं से कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की जो है कानून अलग अलग आने शुरू हुए। ये हमारा पहला कानून होगा जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पुराना मकान है, पुराने मकान की जो एक चीज़ है जो 1935 के एक्ट में भी देखी, जो अब भी है, धीरे धीरे करके हर एक कानून ऐसे करके धीरे धीरे कई सारे कानून आने लग गए। उन कानूनों में से हम हर एक कानून में ये देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी फिलहाल विदेश में हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? चले पढ़े आगे। अभी है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये वही है। 1600 में स्थापना हुई, 1664 में क्या हुआ आपका, ये 1600 में स्थापना हुई। बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। इसमें क्या था, इसने जो मैंने बताया था अभी 1600 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ये कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तीन में। सॉरी, असम में नहीं है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। क्योंकि बिहार में ना उस समय दोनों ही हिस्सा था, ये था झारखंड और बिहार दोनों इकट्ठे थे, ये था, और उड़ीसा। यानी यहाँ पर उसको पॉलिटिकल पावर मिल गई यहाँ पर सारे से। इससे क्या है, दूसरा ये था, यानी कि ये क्यों आया था, दूसरा ये था, इसने क्या था, कंपनी क्या कर रही थी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, वित्तीय कठिनाई हो रही थी। यानी जो मैंने बताया ना
पैसे बर्बाद कर रही थी कंपनी, सिंपल बोला जाए पैसों की समस्या हो रही थी, लड़ाई में झगड़ों में खर्च करोगे तो पैसे कहाँ बचेंगे, व्यापार में लगाओ ना आप। फिर इससे क्या है, इसके अलावा क्या है, इसमें क्या था, ब्रिटिश जो कंपनी है इसमें मिस गवर्नेंस था। मिस गवर्नेंस क्या होता है, यानी कि इसमें कुशासन था, कुछ ढंग से चीजें रेगुलेट नहीं कर रहे थे, काम कुछ सौंपा गया कर कुछ रहे हैं, लोग रिश्वत ले रहे थे, ऐसा हो रहा था, हर जगह होता है, यहाँ रिश्वत ले रहे थे। इस समय से कंपनी क्या हो रही थी, कंपनी ने ये तक बोल दिया था हम तो दिवालिया हो जाएंगे, यहाँ तक बोल दिया था। तो ये है, इससे क्या हुआ, इसके कारण इन्होंने क्या किया, 1773 में एक कानून बनाया। ठीक है, हल्का सा लिखना चाहो तो लिख लो, आगे फिर तो इसका सिंपल लिखते जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या लिखना है ना, कहाँ चला गया, इससे पहले का आप लिखना चाहो तो ये लिख लो, शुरू कर दिया लिखना। उससे पहले का ये लिख लो कि 2 तरह के कानून लाए गए थे, फिर 1 बाय 1 शुरू कर देंगे। जो मैंने पहले बताया था, जब से लेकर ब्रिटेन वाले इंडिया में रहे तो 2 तरह के कानून लाए। इसको ना ऐसे करके लिखना, इस तरह बनाकर, हिस्टोरिकल हेडिंग ये डाल देना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक लिखना द कंपनी रूल, कंपनी रूल। इसमें लिखना 1773 से लेकर 1858 तक, 7 तक लिखना वो ज़्यादा अच्छा है, 8 की बजाय ना 7 लिखना। 8 में तो फिर उसके बाद था ना, फिर है क्राउन रूल, 1858 से लेकर 1947 तक। ऐसे करके ना 2 चीज़ें लिख लो, ऐसे तराजू की तरह बनाकर 2 चीज़ें लिख लो, ताकि फिर यहाँ ना 1 बाय 1 सारे कानून लिखते जाएंगे हम। और इस पेज को ना खाली छोड़ देना, जितने भी कानून लिखेंगे ना वो यहाँ 1 बाय 1, इसके नीचे वाले यहाँ लिखना, इसके नीचे वाले यहाँ लिखना। मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। ऊपर यहाँ पर हेडिंग लिखना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, ऐसे करके। फिर इसको 2 इसमें तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, उसकी तरह बना दो, 2 आर्म होते हैं ना, उनकी तरह बना दो। एक में कंपनी रूल, यहाँ लिखो, हिंदी वाले लिखेंगे कंपनी शासन, अंग्रेजी वाले लिखेंगे कंपनी रूल। दूसरा लिखेंगे क्राउन रूल, यहाँ लिखेंगे ताज का शासन, ऐसे करके। इससे ना आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, साथ में याद करने में भी। हाँ, इतना ही लिखना, मैं आगे और भी लिखवाऊंगा, मैं लिखवा रहा हूँ, बस 2 ही चीज़ें लिखो। 7 तक लिखना यहाँ पर, 7 यहाँ पर 1858 से लेकर 1947, यहाँ 7 लिखना, यहाँ 8 मत लिखना, 7 लिखना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसमें नीचे ना 1 बाय 1 लिखना, जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फिर अगला मैं लिखवाता जाऊंगा तो यहाँ पर लिखना, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, वो जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा ना वो यहाँ लिखते जाना, फिर इसके बाद वाले लिखवाऊंगा वो यहाँ लिखते जाना, ताकि जब भी आप पेज पलटेंगे ना तो आपको एकदम याद रहेगा कि भाई किस समय कौन सा कानून है, उससे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बस यही हेडिंग लिखना और इस पेज को खाली छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करना। ठीक है, अभी 1773 का नेक्स्ट पेज पर लिखिए। हर एक जो एक्ट आया था वो नीचे ऐड करते जाना, फिर उसमें ये लिखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, इसमें लिखना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर एक की जरूरत नहीं है, पहला एक्ट था इसलिए आप इसमें लिख लो। जो हेडिंग मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, सिर्फ वही लाइनें लिखना।
चाहे तो आप ये लाइन पूरी लिख लो, नहीं तो ये लिख लो, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सेकंड लिखो, पूरा लिख लेना तीनों, ये तीनों लिख लो, पूरे ही लिख लो तीनों, या फिर अंडरलाइन वाला, चौथे वाला मत लिखना। अच्छा यहाँ पर ये तिरछा लगता है ना, हाँ वो समस्या आती है। बस ये 3 लाइनें लिखो, इसके बाद इसके आगे मत लिखना, सिर्फ 3 लाइनें लिखो इसकी। ये ज़्यादा लाइनें तो इसलिए लिखी हुई हैं ताकि जब स्टूडेंट लिखे तो उनको समझ में भी आ जाए, कुछ और बताना हो तो। हो गया? एक अलग से रजिस्टर बना लो पॉलिटी का, खूब अच्छा रहेगा। बीच में कहीं कहीं मैं मैप डलवा दूंगा, कहीं कहीं कुछ लिखवाता जाऊंगा, करंट अफेयर से लिंक करता जाऊंगा, तो अलग बना लो एक रजिस्टर। हो गया? ठीक है। अब ये जो कानून आया था, इस कानून के क्या क्या प्रोविजन है? भाई कानून तो लाए गए ये हैं, जो हमने बताया कि ये इन्होंने क्या किया, रेगुलेट करना शुरू किया। कानून लिख रहेंगे, कानून में कोई तो बातें होंगी ना, उन बातों को हम क्या बोलते हैं, उसके प्रोविजन, यानी क्या क्या प्रावधान किए गए। भाई कानून में क्या लिखा गया है जिससे कि रेगुलेट होगा, रेगुलेट किया कैसे जाएगा, कुछ तो बातें होंगी। ये बातें लिखी गई हैं, ये वाली हैं, इनको आप लिख लेना, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। इसमें क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको क्या किया गया, आप लिख लो इसको हल्का सा, फिर मैं बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, ये यहाँ तक लिखना, रुकना, यहाँ तक लिखना आप, इससे ज़्यादा मत लिखना, फिर मैं बताता हूँ।
एक ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस व्यक्ति का नाम भी काफ़ी ज़रूरी है, वारेन हेस्टिंग्स। ये इसका आप चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1 2 करके, वो आपके ऊपर है। इसमें यहाँ तक लिख लेना। ये इनका नाम भी है, फर्स्ट थे एलाज इम्पे। ये फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, चीफ जस्टिस एलाज इम्पे। मैं इसको ऊपर कर दूंगा तब देख लेना। ये 3 पॉइंट आप लिख लेना। नहीं, ये लिखना है, हेडिंग तो आपको लिखनी जरूरी है, ये लिखना है 2 3। इसके नीचे ना जो ये अंडरलाइन वाली ये है ना, सिर्फ इतना लिखना है, इसके नीचे वाला छोड़ देना। आपसे जैसे 150 वर्ड में पूछ लिया जाए, छोटे में पूछ लिया जाए, शॉर्ट वाले में, तो आप इसके बारे में आप लिख देंगे। हाँ बिल्कुल, ये मैं अभी ऊपर कर दूंगा तब इसको पूरी लाइन मिलेगी। ये है सर एलिजाइम पे, इसको एलाजिम पे भी बोला जाता है। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये एलिजाइम पे थे, तो ये आप लिख लेना सर ELLIASIMPAY एलाज इम्पे। सर ELLIASIMPAY वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ। हाँ यहाँ तक लिखना है 74 तक। एलाज इम्पे ELIAHIMPAY इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बस इसका नाम लिख लो अपने आप, फिर मैं बताऊंगा, अब हो जाएगा।
ठीक है, अभी और भी कुछ प्रोविज़न है, अभी हल्का सा पहले मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं बताता हूँ, अब लिखना, रुक जाओ, इसको लिख लेना। देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ पर कैसे किया गया, अब हम बात कर रहे थे उसको रेगुलेट किया गया, कैसे किया गया। जो बंगाल के जो गवर्नर थे ना, देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बंगाल के गवर्नर थे, इसको क्या किया गया, इसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया, नाम चेंज कर दिया। इसका जो गवर्नर था, गवर्नर की बजाय गवर्नर जनरल हो गया। जैसे दिल्ली का गवर्नर है, ये होता है दिल्ली का, ये है उपराज्यपाल, गवर्नर नहीं है, हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है। जैसे दिल्ली का छोड़ दो, यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का, जिसको कि राज्यपाल बोला जाता है, इसको क्या बनाया गया, ऐसे गवर्नर को बनाया गवर्नर जनरल। जनरल के साथ उसकी आती है सैन्य पावर भी, सैनिक शक्तियाँ भी आ गई। गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। तो ये है। फिर इसको क्या किया गया, एक तो ये बनाया, दूसरा इसमें क्या किया गया, इसके 4 मेंबर बनाए गए सहायता के लिए। भाई 4 सदस्य है, इसके 4 मेंबर बनाए गए, 4 मेंबर है। ये क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे किस तरह कानून बनाना है, किस तरह कि आपको सेना का अरेंजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। 4 मेंबर, अकेला आदमी काम नहीं करता, 4 लोगों को हेल्प के लिए उसको लगा दिया गया, ये बनाया गया। दूसरा क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ क्या किया है, ये बंगाल है, जमीन इन्होंने कहा कब्जाई बंगाल में, तो ये यहाँ पर मुंबई है, पता है ना मुंबई यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मद्रास। उस समय मुंबई तो एक छोटा सा है अभी, उस समय जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसको पूरे को मुंबई बोला जाता था। लगभग इतना एरिया, कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उस समय की जो बाउंड्री थी मैप की अलग तरह की थी। तो ये वाला एरिया, यहाँ जो मद्रास है, ये इसको बोला जाता था मद्रास वाला, तमिलनाडु का एरिया, उसके आसपास का कुछ एरिया। ये दोनों, इन्होंने तो जमीन कब्जाई है, अभी नहीं कब्जाई भाई। लड़ाई तो उन्होंने यहाँ लड़ी है ना, 1764 की लड़ाई यहाँ लड़ी है बक्सर में। इस एरिया में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने जमीनें कब्जा दी, उन्होंने उस एरिया के ऊपर अपनी पावर दिखा दी। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तो यहाँ हुआ था, तो इसको मैन मान लिया गया, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया। ये बोले कि आप ही मैन है। और इसका जो बंगाल था ना, खाली बंगाल था, उसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये हो गया भाई, क्योंकि अब इसका भी काम देखना है, इसका भी देखना है, तो 4 आदमी इसके साथ लगा दिए गए कि आप काम आसान से देख लें। इससे क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। डिसीजन पहले तीनों अलग अलग लेते थे, दिल्ली का है अपना अलग डिसीजन लेता था, बम्बई वाला अलग डिसीजन लेता था, वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग लेता था, पर ये बता दिया कि दिल्ली वाले को मैन बना देंगे। सेम यहाँ बंगाल वाले को मैन बनाया गया। और आपको पता है, बंगाल पहले देश की राजधानी भी थी कलकत्ता, दिल्ली तो बाद में बनी है, पहले इससे पहले कलकत्ता राजधानी थी। उसके पीछे यही रीजन है, अंग्रेजों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय राज किया, पहले यही आए थे। तो ये है। इसके अलावा क्या किया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। आज हम जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, जैसे इसका एक हल्का सा छुटका सा रूप मान सकते हैं। मेन सुप्रीम कोर्ट आपको 1935 के एक्ट के आसपास दिखेगा, पर अभी हम यहाँ देखते हैं एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश का नहीं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया। तो ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, जब पहली बार आए सुप्रीम कोर्ट कब बनाया था, 1773 के एक्ट से। और जो पहले जो चीफ जस्टिस थे उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। सर नाम ऐसे लगा देते हैं, एलाज इम्पे लिखा जाता है इसको, ये पहले थे। यानी कोर्ट बनाया गया भाई वहाँ, क्योंकि लड़ाई, कंपनी अगर वहाँ पर राज करेगी, लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे, कंपनी के खिलाफ केस भी आएंगे। अब केस को कौन सुलझाएगा, क्या भारत के क्या पुजारी सुलझाएंगे, या भारत के कोर्ट सुलझाएंगे, या फिर कोई मौलवी सुलझाएगा, कौन सुलझाएगा। जो लड़ाई झगड़े होंगे, केस आएंगे, तो उनको सुलझाने के लिए कोर्ट बनाया गया। देखिए चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। इसके अलावा क्या है, वो करप्शन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ये कर दिया गया। बस इनकी हेडिंग लिखना बाकियों की। कंट्रोल और कंपनी ऑफिशियल, इसने क्या है, प्रोहिबिट कंपनी सर्वेंट फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड।
ये देख लेना। इससे पहले क्या करते थे, देखो ये है प्राइवेट ट्रेड करते थे। कैसे थे, कंपनी ने ये प्राइवेट ट्रेड करते थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे आपको लेकर जाएगा यहाँ से, रिलायंस लेकर जाती है अमेरिका में कि आप वहाँ सिविल सर्वेंट में काम करेंगे, यही नौकरी करने गए। वहाँ जाकर आप देखा कि अब नई कारोबार शुरू कर रहे हैं तो कैसा लगेगा कंपनी को, नुकसान तो कंपनी को होगा भाई। वहाँ पर तो ये है कि आपको चीज़ें खरीदनी बेचनी है, वहाँ से खरीदेंगे कंपनी को बेच देंगे, पर आपको पता लगा रही कंपनी आपसे महंगे, मतलब कि आपसे सस्ते दामों में ले रही है और महंगे दामों में बेच रही है। आप सोचिए कि अरे जब सस्ते दामों से महंगे दाम पर, जैसे आप किसी से खरीद रहे हैं 5 रुपये केजी के हिसाब से कुछ सामान खरीद रहे हैं, कपास वगैरह एक फॉर एग्जाम्पल है, उसको कंपनी खरीद रही है, इसको खरीद रही है कंपनी 5 रुपये केजी, बेच रही है 150 रुपये केजी। इसका कपास का क्या बना दिया, इसके धागे बना दिए, धागे बनाकर आपको भी पता है 150 रुपये केजी बिकता है, लागत वगैरह लगा ले, इसमें 10 रुपये की लागत है बनाने और बाकी चीज़ों में, 140 रुपये के हिसाब से ये होगा। 140 में से 5 रुपये यहाँ लगा दे, 135 रुपये का आपको पता है सीधा मुनाफा है ना। भाई 5 रुपये इसको दे दिए, 10 रुपये लागत के लगा दिए, 150 में से 15 रुपये घट गए, 135 रुपये का मुनाफा है। आप क्या करो, आपको पता है कंपनी ले रही है 5 रुपये के हिसाब से, आप इसको ये बोलो अरे छोड़ ना, कंपनी को क्या बेचना है, आप ऐसा करो आप 10 रुपये के हिसाब से कंपनी से डबल रुपये में मैं खरीद लूँगा या खरीद लूँगी, आप 10 रुपये के हिसाब से इसको खरीद दोगे, 150 में बेचोगे, तब भी आपको मुनाफा है। लोग यही कर रहे थे। कंपनी को एक वो बोला जाता है, कंपनी को ना एक अधिकार दिया था, वहाँ के कर्मचारियों को ये अधिकार दिया गया था कि वो उनको ना एक वो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र को दिखाने के बाद उसको टैक्स नहीं देना होता था, सामान को देश से बाहर ले जाने और लाने का, और टैक्स से चीज़ें महंगी हो जाती, वो टैक्स बचाने के लिए उसके जो कर्मचारी थे इंडिया वालों को ही बेच देते थे। भाई ठीक है, हमें तो टैक्स नहीं देना है, मेरे ये जो पत्र है वो आप ले जाइए, और वहाँ जब टैक्स देने की बारी आए, टैक्स आपको 20 रुपये देना है तो 20 रुपये आपके बच जाएंगे, 5 रुपये मुझे दे देना। इसके अलावा बाकी ऐसे भी व्यापार कर रहे थे, मतलब दोनों तरह से कर रहे थे। तो ये क्या था, ये रिश्वतखोरी हो रही थी, इससे कंपनी को घाटा हो रहा था, ये बंद कर दिया। भाई ठीक है, आप अपना प्राइवेट व्यापार नहीं करेंगे, कंपनी के लिए काम करें, कंपनी का काम करेंगे, ये किया। बाकी ये कोई खास नहीं है, बस ये लिख लेना, बाकी आप छोड़ देना। ये और लिख लो, 4 पॉइंट मेन है। लिख लिया? हाँ लिख लो, ये पूरा ही लिख लो, आए तो आप लिख देंगे। सिर्फ ये हेडिंग लिखना, कंट्रोल ओवर कंपनी ऑफिशियल, कंपनी अधिकारियों पर नियंत्रण। अंदर वाला भी लिख लो, ये पूरा ही लिख लो। आप देखकर भी गलत कैसे लिख दे रहे हो, देखकर भी कटिंग कर दे रहे हो। चलिए ठीक है, आपकी एक कॉपी बन रही है रफ, ये नोट्स बनते हैं आपके। लिखोगे ना, शब्दों का ग्रामर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। इनकी हेडिंग लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं तो कोई काम की नहीं है दोनों वाले की, क्योंकि इनके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे। बेसिक बातें हैं कि एक कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था, इसका काम था कि कंपनी की चीज़ों को देखना। अगले वाले में
अगले में क्या था, कंपनी मन मर्जी के हिसाब से लोगों को मुनाफा दे रही थी, उसको बोला कि ज़्यादा मुनाफा मत दो, 6% ही दो, ये बात बोली। हो गया। फिर अगला आता है, इसके कुछ समय बाद फिर एक और कानून लाते हैं कंपनी वाले। ये 3 कानून हैं, 1784 का इसके बाद वाला मिलेगा आपको, और 1909 वाला, ये तीनों लगभग एक जैसे मिले। ये नहीं, ये वाला अलग है थोड़ा। इसमें क्या किया गया, इसमें अभी देखो कंपनी है, कंपनी को क्या किया गया, कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया गया हल्का सा। इससे पहले कोई कानून नहीं था, पहला कानून था जिससे कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब क्या है, कुछ समय और बीतता है, 1784। अभी क्या किया गया, अभी कंपनी की जो चीज़ें थी उनको 2 में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है उसका कमर्शियल, दूसरा इसको बोला जाता है वाणिज्यिक, दूसरा था इसका, ये था इसका पॉलिटिकल। राजनीतिक। कंपनी ये 2 काम कर रही थी। कमर्शियल आई थी, व्यापारी कंपनी व्यापार करने आई थी, जमीनें कब्जाने लगी, जमीनें कब्जाने लगी, राजाओं की तरह काम करने लगी, पॉलिटिकल मामले करने लगी, किस राजा से संधि करनी है, किस पर आक्रमण करना है, किसके एरिया को एनेक्स करना यानी अधिग्रहण करना, किस एरिया के, ये काम करने लगी। काम था ये, करने लगी ये, यानी दोनों तरह के काम कर रही थी कंपनी। अब तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यही नहीं पता लग रहा था कितना पैसा यहाँ खर्च कर दिया उसने, लड़ाई झगड़े में कितना संधि वगैरह में कर दिया, कितना यहाँ खर्च कर दिया, सब कुछ घालमेल हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ की सरकार को। तो ये जो नया कानून लाया था, इसको नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। व्यक्ति है उनके नाम पर है जिनके नाम से लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो इन्होंने क्या किया 1784 में, उसके कुछ साल बाद लाया था, 73 के, कितने साल बाद आया, लगभग बिल्कुल 11 साल बाद है वैसे, तो लगभग 10 साल मान सकते हैं, ये आया था। तो इससे क्या है, क्योंकि 10 साल में तो सरकारों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है ना, तो इतने समय बाद आया। तो अब क्या किया गया, दोनों चीज़ें सेपरेट कर दी गई, ताकि ये पता लगे कि कितने पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं, कितने इसमें खर्च हो रहे हैं। और दोनों के लिए क्या किया गया, यहां पर बनाया गया इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। डायरेक्टर इसका निदेशक, कंपनियों में डायरेक्टर होते हैं ना ज़्यादातर, इस कंपनी का डायरेक्टर, उस कंपनी का डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या बनाया गया, इसको बनाया गया कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ, इसको बोला गया नियंत्रण बोर्ड। बोर्ड वगैरह कैसे होते हैं, जैसे बिहार का टीचर इनका बोर्ड, दिल्ली का सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अलग अलग होते हैं, 11-12 में अलग अलग बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कमर्शियल मामलों के लिए ये बनाया गया डायरेक्टर, बोर्ड को बनाया गया, इसके ऊपर बनाया गया कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सेपरेट कर दिया गया। ये क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रहे। जो इंडिया का जो एरिया है, अब तक उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, कंपनी ने कब्जाया था, अब उसका एक नाम दे दिया गया, पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश कब्जे का क्षेत्र। कब्जा किसने किया है, कंपनी ने। नाम क्या दिया गया कानून में, ब्रिटिश कब्जे का क्षेत्र, यानी ब्रिटिश का एरिया है ये भाई, ये नाम दिया गया। यही 2 मेन काम किए गए। अगला क्या किया गया, 4 से घटा दिए, मेंबर 4 बनाए थे पिछली बार, 1 हटा दिया गया, 3 ही रह गए। ये काम का नहीं है, ये 2 काम के हैं, ये 2 लिख लेना, ठीक है। एक तो आपके काम का ये है, ये दूसरे काम का है ये 2 काम के, ये लिख लेना आप। ऊपर हेडिंग लिख लो, पिट्स इंडिया एक्ट।
ये काम स्पीडी हो रहा है, जल्दी जल्दी दोनों साइड बाय साइड, इधर से इंग्लिश वाले उतार लेते हैं, इधर से हिंदी वाले। हो गया। हो गया। कुछ पूछना है इसमें? फिर टाइम बीता, कितने साल बीत गए? 1784 से लेकर 1830 तक, अगली सदी आ गई, 13 साल इसके। और इसके बाद कितने हैं ये? तकरीबन बिल्कुल 16 साल इसके। अच्छा खासा समय चला गया। इतने साल बाद फिर एक और कानून लेकर आए। अब तो टाइम हो गया, अब तो कंपनी अच्छे से स्टेबल हो गई, सारा सब कुछ हो गया। तो अब क्या हुआ? अब कंपनी के ऊपर अब ये होता है ना, किसी के पास पैसा आ जाए तो पड़ोसियों को कैसा लगता है? क्यों बुरा लगता है? और पड़ोसी फिर क्या करते हैं? पड़ोसी तो पूरे संसार में सब जगह होते हैं, ऐसा तो है नहीं इंग्लैंड में पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी तो सब जगह है ना। तो पड़ोसी को क्या लग रहा है, इसके पास पैसा कैसे आ गया? पड़ोसी को जलन है। बोलते हैं ना कि अपने से तो हो अच्छा या नहीं, पड़ोसी का जरूर अच्छा नहीं होना चाहिए। सेम कंपनियों का हो रहा, एक कंपनी के पास इतना पैसा है, बाकी कंपनियां कर रही, कंपनी क्या कर रही, जैसे तैसे ब्रिटेन की वहाँ पर संसद में पार्लियामेंट में घुस देकर खुद को बचा रही कि भाई और किसी को अधिकार मत देना, सिर्फ हम ही यहाँ से, क्योंकि मुनाफे का व्यापार है इंडिया से, हम ही यहाँ से सामान लाएंगे बेचेंगे, हम ही ये काम करेंगे, ज़मीन भी हमने कब्जा लिया, सब कुछ कर लिया है। पर बाकी कंपनियाँ को अब तो क्या है, बाकी कंपनियाँ भी इंडिया की जगह कहाँ व्यापार करने लगी? अमेरिका से करने लगी। क्योंकि उस समय तक इंडिया में जैसे वास्को डी गामा आया था, एक और आया था, एक व्यक्ति चला था ब्रिटेन से, तो उसका नाम था कोलंबस। इंडिया को खोजने निकला था, जहाज इधर की बजाय किधर मुड़ गया? इधर मुड़ गया। हाँ किधर? हाँ बिल्कुल, इधर जहाज था, पता ही नहीं लगा कब मुड़ गया। वहाँ जाकर उसने खोज लिया। तो वहाँ खोजा तो वहाँ पर उसने देखा, अरे ये तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ तो जनजातीय लोग रहते हैं। क्योंकि उस समय कोई ना कोई तो उस देश में था, अमेरिका में। यहाँ मैंने मैप पर दिखाया था ना, यहाँ पर जहाज इधर आना चाहिए, मुड़ गया इधर। तो उसने देखा यहाँ तो जनजातीय लोग हैं, उनके पास अच्छे खासे हथियार थे, जनजातीय पर कब्जा कर लिया, उनको हरा दिया। काफ़ी लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि आप खूब सारा उटपटांग खाते हैं, अभी खाते हैं ना, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो रखा है, 50 बीमारी आपके ऊपर रहती हैं। वहीं आप किसी जनजातीय समुदाय में चले गए तो पता नहीं क्या बीमारी देकर आएंगे। सेम वहाँ पर हुआ, उनके साथ खूब सारी बीमारी आ गई। आधे अमेरिका के जो जनजातीय लोग थे, जो शेड्यूल ट्राइब थे, वो उस बीमारियों से मर गए। कुछ लोग उन्होंने हथियारों से मार दिए, मशीन गन, उस समय बंदूकों से। तो क्या हुआ, वहाँ पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो अब क्या हो गया, कब्जा कर लिया, इंडिया से वो कंपनी व्यापार कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी कंपनी तो अमेरिका से कर रही है, बाकी देशों से कर रही हैं। तो वहाँ से उनको भी पैसा आ रहा है,
पैसा इसके पास भी था, उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बना लिया। बनाने के बाद ये जब पहले तो बचा ले रही थी, अब उन्होंने भी पैसे दे दिए, बचा लो, काम बचाओगे। फिर इनको भी लगा कि व्यापार वो अकेले क्यों करे, हम भी व्यापार करें। तो जो ये कानून आया तो इसमें होता है ना, समय बीतने के साथ यहाँ से जो अधिकारी जाते हैं उनके पास खूब पैसा होता, कंपनी के पास खूब पैसा, सब माला माल, तो वो चाह रहे हम भी इससे व्यापार करें। तो इस कानून में क्या किया गया, कोशिश की गई उसका व्यापार का एकाधिकार है, यानी सिर्फ इसी कंपनी को व्यापार करने का जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करें। और ख़त्म करेंगे तो क्या किया, अब क्या होता है, कंपनी को लंबे समय से मिला हुआ था, वो भी छोड़ने वाली नहीं थी, जितना बचा सकती थी बचाया, बाकी लगभग ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या किया, देखो 2 चीज़ों का है, ये एक्ट है, ये दिया ना, द चार्टर एक्ट 1813 एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइनीज ट्रेड। इसका चीन और चाय के एकाधिकार को छोड़कर व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। 2 चीजें छोड़ी गई, क्या चीजें, चीन, चाय, ठीक है, टी एंड चाइना। क्यों, कंपनी को ज़्यादातर उस समय जो चाय थी ना, दार्जिलिंग के बागान में, अब भी देखेंगे बड़े बड़े बागान होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़मीनें वो था, वो ब्रिटिश वालों ने काफ़ी मुनाफे का व्यापार था इंडिया में चाय का, चाय ले जाकर वहाँ बेचते थे, तो चाय का बचा ले गई कंपनी। इसके अलावा चीन पर भी बचा ले गई। चीन में एक युद्ध भी हुआ था, ओपियम वार। ओपियम क्या था, इंडिया से क्या करते थे, अफीम ले जाते थे, बिहार के आसपास के एरिया में खूब उगाते थे, वेस्ट यूपी और बिहार में। तो क्या करते, अफीम बनाते, इनको तो मुनाफा कमाना है, कोई मर रहा है तो मरे, शराब बेचनी है तो बेचेंगे, अफीम बेचनी है तो बेचेंगे, यहाँ से अफीम ले जाते, वहाँ के लोगों को खिलाते, अफीम उन महंगे दामों पर वो वहाँ पर बिकती, उससे फ़ायदा होता, वहाँ के लोग हैं, उनका तो कोई देश बर्बाद नहीं हो रहा। तो ऐसे करके युद्ध भी हुआ था एक। तो ये 2 बचा ले गए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये किया गया एक्सटेंशन ऑफ कंपनी रूल। 20 साल तक यहाँ लिखा गया कि ठीक है, आपका जो कानून है अगले 20 साल तक आप ही कंपनी रहेंगी। ये है ना, द एक्सटेंशन ऑफ कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर इंक्रीज रेगुलेटरी कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, कि उसको अगले 20 साल तक के लिए अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, आप यहाँ इसका विस्तार कर दिया गया कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी कंट्रोल करेगी इसे। 2 व्यापार छोड़ दिए, बाकी जगह को कंट्रोल करेगी कंपनी अगले 20 साल। 20 साल कब हो गए, 1813 से 1833, यानी अगला कानून अब हम पढ़ेंगे तो कब आएगा, 20 साल का ही तो टाइम दिया है ना, ये है, ठीक है। फिर बाकी क्या किया गया, इसमें एक काम किया गया, ये किया गया कि 1 लाख रुपए एजुकेशन पर भी खर्च कर देना चाहिए। इंडिया का काफ़ी क्या कर लिया है, एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, थोड़ी सी भलाई भी कर देते हैं। तो क्या किया गया, 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया एजुकेशन पर खर्च करने के लिए एनुअली। खर्च किया न किया वो बात अलग है, रखा तो गया ना, कागजों में तो दिखा दिया गया, कागजों में तो दिखा दिया गया कि सड़कें बन गई, चमचमाती सड़कें हैं, इंडिया में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हुआ नहीं हुआ बात अलग होती है, कागजों में तो बन गया है, ठीक है। ये किया गया, आप इन तीनों को लिख लो। आप सबसे मेन इसका ये है एंडेड, ठीक है, लिख लो। एक तो ये पूरा लिख लो, दूसरा ये लिख लो ट्रेड मोनोपोली वाला, और ये तीनों ऊपर वाले पॉइंट लिख लो पूरे। बाकी रुकिए, ये है ना, या पहले वाला लिख लो, ये वाला तीसरे वाला लिख लो, और इसके अलावा चौथे वाला लिख लो। मैं निशान लगा देता हूँ इन पर, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं में बाकी ये पॉइंट आ जाएंगे जो बाकी लिखेंगे ना, इसी के अंदर हैं।
हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ क्या किया गया ना, ठीक है आप लिख लो। इसके साथ साथ क्या किया, जो मिशनरीज है ना, देखो ये रहा मिशनरीज गतिविधियों की अनुमति। इंडिया में क्या है, ईसाई आने शुरू हो गए, ईसाई जो पोप वगैरह होते हैं ना, उनको एक्टिविटी को यहाँ पर शुरू कर दिया गया कि यहाँ पर क्या किया गया, ये बोला गया कि ठीक है, उनका क्या है, वो बोल रहे कि इंडिया वाले कैसे हैं, गुलाम बना लिए हैं। सोच अलग हो गई है भाई, कब्जा इनका है, जो पावरफुल है उसकी तो सोच अलग रहेगी। पूरे इंडिया पर इनका राज है, लगभग काफ़ी बड़े एरिया पर अब तक हो गया है, 1813 तक लगभग काफ़ी बड़े एरिया पर। जहाँ नहीं है वहाँ इनडायरेक्ट कंट्रोल है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मिलाकर पूरे इंडिया पर राज है। इंडिया में उस समय का अब ये था, आपका पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, दोनों थे, तो उसके ऊपर इसका राज है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये किया गया, अच्छा इतने बड़े एरिया पर राज है, अब सोच बदल गई, सोच बदल गई। तो अब क्या है, 1 लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं, ये खर्च कहाँ करने थे, नीचे वाले पोस्ट के लिए। भाई काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए ना, नौकर तो चाहिए ना। नौकर को पहले क्या होता था, इंडिया वाले क्या पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, क्योंकि मुगलों का राज था तो उर्दू, फारसी और बाकी संस्कृत वगैरह पढ़ते थे। अंग्रेजी कोई पढ़ेगा, पढ़ेगा अंग्रेजी? आप पढ़ते हो अंग्रेजी? पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है फिलहाल। पर वो उस समय देखो, उस समय एक छोटे सा देश है जो व्यापार कर रहे हैं, क्यों पढ़े उनकी? बोले आपको पढ़नी है तो आप तो संस्कृत पढ़िए ना, आप फारसी पढ़िए, बाकी चीज़ें पढ़िए, वहाँ तो ये कंसेप्ट होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, ये हैं अंग्रेजी जानने वाले, यहाँ इशू है इंग्लिश नहीं जानते हैं लोग, तो अब इनको काम करने के लिए लोग चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कहीं ना कहीं ये था इनडायरेक्टली कि वहाँ लोगों को एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन में अब आगे आने वाले में भी हम पढ़ेंगे, अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना था। स्कूल बनाया जाए, बच्चे अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिलेंगे, यहाँ की भाषा तो बोलते होंगे, अंग्रेजी भी बोलते होंगे, काम ज़्यादा आसानी से कर सके कंपनी, ज़्यादा लंबे समय तक भारत के ऊपर राज कर सके। तो ये है ना, ये बदलने लगे। सेम अब इंडिया वाले कंपनी को क्या बेचना है, कंपनी को बेचना है पैंट शर्ट। इंडिया में क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। इंडिया में क्या पहनते हैं, महिलाएं क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती थी। अब उनको आपको जीन्स बेचना था, कैसे बेचेंगे? आप बोलेंगे हम तो साड़ी पहनेंगे, वो बोलेंगे हम तो जीन्स, हमें तो जीन्स बेचना है, हमें तो बनारसी पहननी है, हमें तो ये पहननी है। शादी वगैरह में भी पहनते हैं, पर उनको तो बेचने कपड़े, कपड़े सूती का काफ़ी अच्छा वो था, बाकी और चीज़ों का भी। अब उनको तो अंग्रेजी आइटम बेचने हैं ना, अंग्रेजी चीज़ें बेचनी है, कपड़े से लेकर हर चीज़ अंग्रेजी बेचनी है। आप अंग्रेजों की जब उनसे सोच नहीं होगी, अंग्रेजों का ये मानेंगे ये तो ऐसे ही हैं, तो आप क्यों खरीदेंगे? यहाँ से उन्होंने एजुकेशन में शुरुआत की है। इसके अलावा आपको तो तिलक लगाना है, आपको तो ये करना है, आपको तो पगड़ी पहननी है, हैट क्यों पहनेंगे? हर चीज़ ये है। तो उन्होंने क्या हुआ, आपके धर्म को भी ऐसे बताने लगे। देखिए, हिंदू धर्म तो बेकार है, मुस्लिम धर्म तो बेकार है, ये धर्म में तो अगर आपको कल्याण चाहिए, आप प्रभु ईसा के शरण में आइए, आपको कल्याण मिलेगा। वो यही तो बोलेंगे ना। और प्रभु ईसा के शरण का मतलब क्या है, जब आप उसके धर्म को अच्छा मानेंगे, जब आप उनकी एजुकेशन को अच्छा मानेंगे, तो आप क्या होंगे, मानसिक रूप से गुलाम कर दिए, आप बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे। आप क्या ये चाहेंगे, हाँ भाई धर्म भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है, नौकरी भी यहीं से मिलेगी, सब कुछ अच्छा है, आपका धर्म बेकार है, आप अपनी चीज़ों पर प्राइड नहीं करेंगे, जो वो बोलेंगे वही सत्य है। यही है, मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ, डिटेल में आपको हिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे, उनका एरिया है कि भाई कैसे ये चीज़ें बनी थी। पर इससे आपको, ताकि जो मैं समझा रहा हूँ उसके आसपास की सारी घटनाएं आपको डिटेल में समझ में आए, इस सेंस में। तो क्या रहा, मिशनरी एक्टिविटी का अनुमति इससे पहले नहीं थी। इससे पहले वो मानते थे। अब पुराने जो गवर्नर थे ना, उनका देखे, वो कॉपी पता है किसकी करते थे, मुगलों की। मुगलों का जैसे मुगल क्या करते थे, हुक्का पीते थे, हुक्का पीते हुए की करते थे। हुक्का पीना बुरी बात है,
नहीं अच्छी है, पर यानी कि चीज़ों की उनकी कॉपी करते थे। पर यहाँ आते आते चीज़ें बदल गई। लंबे समय से राज था, 1773 से उन्होंने 1764 से राज शुरू किया, लगभग 50 साल के आसपास का समय हो गया, चीज़ें बदल गई। तो यहाँ क्या किया, इसका और लिख लो एक एडल, ये लिख लो, परमिशन फॉर मिशनरीज एक्टिविटी। द एक्ट ऑथराइज क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर ब्रिटिश इंडिया एंड सेपरेट एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ। वही बताया ना, ये शिक्षा और धार्मिक विश्वासों को प्रचार का अधिकार है। नॉर्थ इंडिया में तो अच्छे खासे ईसाई रहते हैं। अभी आप देखेंगे ना, उत्तर पूर्व भारत में खूब सारी पॉपुलेशन ईसाई है। क्लियर है? अब हमने क्या देखा था, 20 साल तक अधिकार दिया गया था। अभी अगला कानून देखेंगे, 1833 का कानून ये आया था। इसमें क्या किया गया है, देखिए अभी पिछले वाले कानून में क्या था, पिछले वाले कानून में था भागते चोर की लंगोटी बलि। सुना है ना? नहीं सुना है? सुना है? भागते चोर की लंगोटी बलि कि क्या होता है, इसको ये बोला जाता है, एक मुहावरा है, उसका अर्थ ये होता है जो मिल जाए, चोर भाग रहा है, सामान लेकर भाग रहा है, जो उससे गिर जाए वही पकड़ लो। सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की गई कि यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कंपनी को बोला गया कि हट जाओ हट जाओ। 1813 में देखा आपने, हट जाओ हट जाओ। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी सोची ये तो सब कुछ हटा रहे हैं, जो पकड़ा जा सकता पकड़ लो। उसने चीन का व्यापार पकड़ा और चाय का पकड़ा। कब तक पकड़ के बैठोगे? पड़ोसी तो आपके तैयार है, लो अब की बार, नहीं तो अब की बार सही। पड़ोसियों ने क्या किया, इस कानून में 10 अगले और 20 साल बीते तो इस कानून में पूरी तरह से बोले कि नहीं, अब हम भी यहाँ पर व्यापार करेंगे, आप अकेले व्यापार नहीं करेंगे। तो इसमें यही किया गया। इसमें कुछ चीज़ें की गई थी, जैसे इसमें क्या किया, लीज फिर बढ़ा दी गई 20 साल तक। तो यानी कि अगला कानून कब आएगा, 1853 में। पहले जमीन तैयार कर दी कि भैया हम अगला कानून तब लेकर आएंगे। ठीक है, अगला क्या किया, कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद चाइना एंड टी वाज लिफ्टेड। हटा दिया गया एक अधिकार, चीन और चाय के साथ दोनों का एक अधिकार। अब तो इसको भी समाप्त कर दो, रही खई कसर ये भी खत्म कर दो, ये खत्म कर दी गई। फिर इसमें क्या किया, साथ साथ ये है, अरे कंपनी तो हमें लगानी है, कंपनी कैसे लगाएंगे, इंडिया से व्यापार कैसे करेंगे, जमीनें तो खरीदेंगे, जमीनें खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, यूरोपियन को अधिकार दिया गया कि प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन लिफ्टेड। ये क्या था, ये है कि भाई संपत्ति के अधिग्रहण पर पहले ये थे, पहले खरीदने पर पाबंदी थी, हटा दी गई। ये आप लिख लेना, अभी सारी चीज़ें लिख लेना। तो अभी उनकी पाबंदी हटा दी गई कि आप अब ज़मीनें खरीद सकते हो, ये बोला गया। कंपनी चलाने के लिए ज़मीनें खरीदने तो ज़रूरी होती है ना, हवा में तो चलाओगे नहीं। आपको अगर नील की खेती करवानी है, सुना है नील का एक रिवोल्ट हुआ था, नील को लेकर, नील लेकर के बोला जाता है, वो हुआ था। इंडिगो मूवमेंट हुआ था 1970 में, चंपारण में हुआ था, काफ़ी फेमस भी था। उसमें क्या था,
उसमें जो आपकी ज़मीनें थी ना, ज़मीनों के ऊपर ये क्या करते, ज़मीनों पर कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते और बोलते कि जो आपकी अगर मान लो 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन के मैक्सिमम हिस्से में आपको क्या करना है, नील उगानी है। अच्छे अच्छे सपने दिखाते कि नील उगाओगे तो ये हो जाएगा, इतना फ़ायदा होगा। नील जो कपड़ों में नील दिया जाता है ना, वाइट कपड़ों में, ये तो इसकी खेती की जाती थी। पहले ये क्या होता था, इसकी खेती की जाती थी, बाद में केमिकल से भी बनाने लगे थे केमिकल से, पर पहले तो उगाया जाता था। तो उसकी खेती की जाती, और उस खेती से क्या होता, उसको एग्रीकल्चर से, तो वहाँ पर जो ज़मीन में जिसमें खेती की जाती वो ज़मीन बेकार हो जाती है। दिखाया जाता आपको अच्छा मुनाफा होगा, ज़मीन बेकार हो गई, पैसा कुछ मिला नहीं, उल्टा उसने उधार लेकर लगाया तो वो वैसे ही नुकसान में चला गया। तो उसको लेकर एक मूवमेंट भी हुआ था 1970 में, गांधी जी ने उसमें इंटरफेयर किया था और वो चीज़ें हटा दी गई थी। पर मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या रहेगा, आप ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे तभी तो है ना, बड़े बड़े बागान तो खरीदने होंगे ना आपको, तो ये किया गया। इसके अलावा क्या था, जो बंगाल का जो गवर्नर था ना, गवर्नर जनरल था, इसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई, यहाँ पर बॉम्बे की दी गई और बाकी चीज़ें इसको पावर दी गई, ये किया गया इसमें। यानी यहाँ पर पावर का और ज़्यादा हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखते हैं ना, पूरे इसमें, पूरे ब्रिटिश इरा में 1833 के एक्ट में देखते हैं, सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसको दी गई, बंगाल वाले को, ये किया था। ठीक है, आप लिख लो, हल्का सा लिखना चाहो तो ये कुछ पॉइंट है, लिख लो, ये 3 पॉइंट लिख लेना, 1 2 3 4, सॉरी 4 पॉइंट, ABC मत करना इसको करके, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 करे तो इसको डिटेल में लिखना चाहें तो लिख लेना। ये यूपीएससी ने पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने 2000 शायद किसने पूछा था, ये पूछा गया है यूपीएससी में। बाकी हम कल करेंगे, टाइम हो गया, लिख लो आप। ये पॉइंट मत लिखना आप, ये यहाँ तक लिखना, बस यहाँ तक, बाकी कल करेंगे हम। इतने तक कुछ पूछना हो तो फिर पूछ भी लेना।